नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 19वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 जून को होगी भारत किर्गिस्तान के बीच बैठक। रूस और चीन से भी होगी द्विपक्षीय वार्ता। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और रक्षा के मुद्दे पर प्रमुखता से होगी बात। राजनीतिक हिंसा और कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मनाया काला दिवस। बशीरहाट में 12 घंटे के बंद का दिखा असर। राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में की मुलाकात। राज्य की मौजूदा स्थिति के बारे में दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ दुष्कर्म और हत्या मामले में सजा का ऐलान। 3 दोषियों को उम्र कैद। सबूतों से छेड़छाड़ पर 3 दोषी पुलिस वालों को 5-5 साल की सुनाई गई सजा। एक आरोपी बरी। पठानकोट की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। फर्जी बैंक खाता मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत न मिलने के बाद राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने की कार्रवाई। फर्जी खाते से करीब 15 करोड़ रुपए विदेश भेजने का मामला। और दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। 48 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। जल संकट का सामना कर रहे सभी राज्यों के संबंधित मंत्रियों के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बैठक कल। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां राजनीतिक हिंसा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में काला दिवस मनाया और बशीरहाट क्षेत्र में 12 घंटे का बंद रखा। इधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि उन्होंने राज्य में हो रही राजनीतिक हिंसा की जानकारी भी केंद्र सरकार को दी है। इस बीच टीएमसी ने केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई एडवाइजरी पर ऐतराज जताते हुए इसे सत्ता हथियाने की साजिश करार दिया है। बीजेपी ने अपने 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में पश्चिम बंगाल में सोमवार को काला दिवस मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं उत्तर 24 परगना के बसीरहाट क्षेत्र में बुलाए गए 12 घंटे के बंद का व्यापक असर देखने को मिला। कई जगहों पर ट्रेनों को रोका गया। दुकानें, बाजार बंद रहे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले से शुरू हुआ हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार की ओर से राज्य की तृणमूल सरकार को कड़े शब्दों में एडवाइजरी भी जारी करनी पड़ी है। हालांकि बंगाल सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि राज्य में हालात काबू में है। सोमवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के भी इसी सिलसिले में मायने निकाले जा रहे हैं। अब हमें जो बात करना था कर लिया। क्या बात हुई? जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट। शनिवार को हुई हिंसा में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई थी। राज्य में हिंसा की घटनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती रही है। ममता जी जिस प्रकार से कसम खा रखी है कि मेरे प्रदेश में कोई भी विरोधी नहीं बचे, उसके खिलाफ हम अराजकता की स्थिति भी पैदा करना होगी तो करेंगे। तो मैं समझता हूं कि फिर भले ही विचार किया जा सकता है, पर अभी इस बारे में कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। ममता बनर्जी ने राज्य में हो रही हिंसा के पीछे साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। কোনো কনস্পিরেসির কাছে আমরা মাথা নত করব না। আমি সব মানুষকে বলবো শান্ত থেকে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে বাংলাকে ডিফেন্ড করবার জন্য, বাংলার বদনাম করার জন্য। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को
आंतरिक सुरक्षा के मसले पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह मंत्री राजीव गौबा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख राजीव जैन भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि बैठक में बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर खास चर्चा हुई है। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के बीच ही कोलकाता से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात को हालांकि औपचारिक माना गया, लेकिन इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। और जिस तरह का दौर पश्चिम बंगाल में चल रहा है, उससे ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये सरगर्मी और तेज हो सकती है। दिल्ली में प्रशांता के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। किर्गिस्तान में होने वाले शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और रक्षा के मुद्दे पर प्रमुखता से बात होगी। 13-14 जून को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के अलावा किर्गिस्तान के साथ शिखर वार्ता होगी। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि एससीओ समिट में पीएम मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच कोई वार्ता नहीं होगी। There is indeed scope for bilateral meetings, and we're happy to confirm bilateral meetings with Russia and China as taking place on the margins of the SCO summit. There will be, and there are other requests also. These tend to be processed, taking into account the limited time available. I will also go on to mention that this is a very special visit because there is a bilateral component also. On 14th of June in the late afternoon will be the India-Kyrgyzstan bilateral segment. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी सचिवों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान वो सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, अतिरिक्त प्रधान सचिव और कैबिनेट सचिव सहित लगभग सभी मंत्रियों के सचिव बैठक में शिरकत कर रहे हैं। ये बैठक प्रधानमंत्री के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्री का पदभार संभालने के बाद आज कई राज्यों के राज्यपालों से सौजन्य मुलाकात की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की और इसके अलावा झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा ने भी गृह मंत्री से मुलाकात की है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज अपने आवास पर कई नए केंद्रीय मंत्रियों से सौजन्य मुलाकात की। विदेश मंत्री S जयशंकर ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन भी थे। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उपराष्ट्रपति से मिले। इसके अलावा खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने भी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं। सीएम योगी ने आज महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक ली। इस बैठक में चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर, एडीजे महिला सम्मान प्रकोष्ठ शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने अलीगढ़ हत्याकांड पर अधिकारियों से जवाब तलब किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ कई अपराध हुए हैं।
उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कमलनाथ को विधायक पद की शपथ दिलाई। हाल ही में हुए छिंदवाड़ा उपचुनाव में कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कड़े मुकाबले में हराया था। 17 दिसंबर 2018 को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस वक्त कमलनाथ विधानसभा के सदस्य नहीं थे और नियमों के अनुसार उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के अंदर मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी था। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में आज पहली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में नगरपालिका और सफाई कर्मचारियों के वेतन में 18,000 रुपए की बढ़ोतरी के फैसले को मंजूरी दी गई और इसके अलावा आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति माह करने का भी फैसला किया गया। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने आशा कार्यकर्ताओं का वेतन मौजूदा 3,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह करने का ऐलान पहले ही कर दिया था। साथ ही अब वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 2,250 रुपए प्रति माह मिला करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राष्ट्रपति भवन स्थित जयपुर स्तंभ 145 फीट ऊंचा ये टावर ब्रिटिश वायसराय को जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई माधव सिंह की भेंट। स्तंभ का ऊपरी हिस्सा कांच से बने षटकोणीय सितारे और कांस्य कमल से सुसज्जित। स्तंभ के भीतर लगी 5 टन वजनी शैफ्ट से ये कमल घूमता है 6 इंच वृत्ताकार और ये प्रक्रिया दोहराई जाती है हर 3 सेकंड बाद बार बार। Watch News Tonight with me, Smriti Rastogi at 9 p.m. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर के बहुचर्चित कठुआ गैंगरेप मर्डर केस में सभी 6 दोषियों को सजा सुना दी गई है। पठानकोट की विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी सांझीराम समेत 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि दोषी 3 पुलिस वालों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले कुल 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 1 को बरी किया। अदालत ने ग्राम प्रधान सांझीराम, परवेश कुमार, 2 विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया, सुरेंद्र वर्मा, हेड कांस्टेबल तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता को सजा सुनाई है। 8 साल की बच्ची का पिछले साल 10 जनवरी को अपहरण कर गैंगरेप किया गया था। बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। ये सजा उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई है 302 में। तीनों को जो 3 जो मेन इसमें सांझीराम, परवेश और दीपक खजूरिया को, और हाँ जी हाँ, और 25 साल की सुनाई गई है उसमें 376 डी में। जो मेजर में उसमें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 1 लाख रुपया फाइन और लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 302 एंड 376 डी में इनको 25 साल की सुनाई गई है, 50 साल बोला गया। और 201 वाले उनको 5-5 साल की सजा।
पूर्व उड्डयन मंत्री और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने प्रफुल्ल पटेल को समन भेज पूछताछ के लिए बुलाया था। प्रफुल्ल पटेल अपने वकील के साथ ईडी के ऑफिस पहुंचे। प्रफुल्ल पटेल से एयर इंडिया में हुए कथित करोड़ों रुपए के घोटाले मामले में गिरफ्तार किए गए लॉबिस्ट दीपक तलवार के खुलासों और एजेंसी की ओर से जुटाए गए सबूतों के आधार पर पूछताछ हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय से इस पर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 14 जून तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि दाखिले के लिए पंजीकरण की शुरुआत से महज एक दिन पहले मानदंड में संशोधन किया गया, जो बिल्कुल मनमाना है। याचिका में संशोधित पात्रता मानदंड को रद्द करने और छात्रों को पूर्व मानदंड के अनुरूप ही आवेदन की इजाजत देने का अनुरोध किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए पंजीकरण की शुरुआत 30 मई से शुरू हो गई है और ये प्रक्रिया 14 जून को खत्म होगी। दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में आज इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी यानी ICAT के कार्यक्रम में भारत में दोपहिया वाहनों के लिए भारत स्टेज BS6 से जुड़ा पहला टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट मिल गया है। हीरो मोटोकॉर्प देश की पहली मोटर व्हीकल कंपनी है जिसने ये सर्टिफिकेट हासिल किया है। ICAT के निदेशक दिनेश त्यागी का कहना है कि पाइपलाइन में बहुत से सर्टिफिकेट हैं जो कम से कम 100 कंपनियों को देने हैं। अभी टू व्हीलर्स में तो हमने आज अपना पहला सर्टिफिकेट इशू किया, लेकिन पाइपलाइन में बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। बहुत सारे टू व्हीलर्स इस वक्त टेस्टिंग में है जिनका कि सर्टिफिकेट हम आने वाले समय में इशू करेंगे। 4 व्हीलर्स में हमने होंडा को किया है, मारुति को किया है, BMW को किया है, वॉल्वो को किया है और कमर्शियल व्हीकल्स में हमने वॉल्वो आयशर को किया है और बहुत सारे अभी पाइपलाइन में बहुत सारे हमें करने हैं। तो हमारा जो BS6 के सर्टिफिकेशन का लोड है इस साल काफ़ी रहेगा, 100s में इनका नंबर पहुँचेगा। फ्रांस, यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन बाप्टिस्ट लेमॉन ने आज दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत हुई। फ्रांस ने आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए एक वैश्विक सम्मेलन रखने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव का स्वागत किया है। फ्रांस के विदेश मामलों के मंत्री जीन बाप्टिस्ट लेमोयन ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जंग उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शुमार है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद से लड़ने की हर एक पहल का स्वागत है क्योंकि ये विश्व के प्रत्येक देश के लिए खतरा बन चुका है। उन्होंने कहा कि पहला राफेल लड़ाकू विमान सितंबर में भारत पहुंचेगा और ये भारत फ्रांस सहयोग का एक मजबूत संकेत होगा। As I mentioned, fight against terrorism is at the heart of our priorities, and France stay alongside with India in this fight. And I think that we must address different fields. I mean, cybersecurity, for example, is crucial and is in our roadmap. Fight against financing of terrorism, as I mentioned previously. So it's an everyday fight, and I can say that we have a strong relation in that field. Yeah. फर्जी अकाउंट मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका नहीं मिलने के बाद पाकिस्तान की राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। NAB ने कल उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन पर फर्जी अकाउंट के जरिए 15 करोड़ रुपए के विदेश में लेन देन का आरोप है। ज्येष्ठ अष्टमी के पावन अवसर पर जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया। देश दुनिया से कश्मीरी पंडित खीर भवानी मंदिर पहुंचकर मां राघेन्या के दरबार में हाजिरी देते हैं। इस मौके पर उन्होंने परिवार की सुख समृद्धि और राज्य में अमन शांति के लिए मां से प्रार्थना की।
बीजेपी महासचिव और कश्मीर के प्रभारी राव माधव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी खीर भवानी मंदिर में देवी के दर्शन किए। राम माधव ने कश्मीर में शांति और विस्थापित कश्मीरी पंडितों के घाटी में सम्मानपूर्वक वापसी की कामना की। कश्मीरी हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। यहाँ का वैभव और बढ़े और हर वर्ष यहाँ और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए, यही प्रार्थना मनोकामना हमने की है। कश्मीरी हिंदू पंडितों का कश्मीर घाटी में सुरक्षित ससम्मान वापस लाने की कामना भी हमने मां खीर भवानी से की है। खीर भवानी को साक्षी मानकर हमने ये भी संकल्प लिया है कि कश्मीर घाटी में शांति प्रस्थापित हो। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडितों को ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर बधाई दी है। उन्होंने शांति और खुशहाली की उम्मीद जताई है। भारत के 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत के हीरो रहे युवराज सिंह सोमवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा उन्होंने कर दी। मुंबई में इसका ऐलान करते हुए युवराज सिंह ने कहा कि मैंने कभी किसी चुनौती के आगे हार नहीं मानी, चाहे वो क्रिकेट का मैच रहा हो या फिर कैंसर जैसी बीमारी। After 25 years and in around 22 years and almost 17 years of international cricket on and off, I have decided to move on. Thank you for taking the time out to be here and to support me. Cricket has given me everything I have and is the reason why I stand here today. I gave my blood and sweat to the game once I got onto it, especially when it came to representing my country. 17 साल के क्रिकेट करियर में युवराज सिंह ने भारत के लिए 40 टेस्ट, 304 वनडे और 58 T20 मैच खेले हैं। टेस्ट में युवराज ने 3 शतकों और 11 अर्धशतकों की मदद से कुल 1900 रन बनाए हैं। वहीं वनडे में उन्होंने 14 शतकों और 52 अर्धशतकों की मदद से 8701 रन जुटाए। इसी तरह T20 मैचों में युवराज ने कुल 1177 रन बनाए और इसमें 8 अर्धशतक शामिल हैं। युवराज ने टेस्ट मैचों में 9, वनडे में 111 और T20 मैचों में 28 विकेट भी लिए हैं। जाने माने लेखक, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर गिरीश कर्नाड का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे वक्त से बीमार थे। उन्होंने बेंगलुरु में आखिरी सांस ली। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका था। कर्नाड ने साउथ और बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया था। गिरीश कर्नाड ने अपना पहला नाटक ययाति कन्नड़ में लिखा था, जिसका बाद में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। उनके चर्चित नाटकों में ययाति, तुगलक, हैवदना, अंजु मल्लिगे, अग्नि मतुमाले, नगामंडला और अग्नि और बरखा शामिल हैं। 1972 में उन्होंने संगीत नाटक अकादमी, 1994 में साहित्य अकादमी, 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से वो नवाजे गए थे। कन्नड़ फिल्म संस्कार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इस फिल्म में उन्होंने लीड रोल भी किया था। उन्हें 4 फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि लेखक, अभिनेता और भारतीय रंगमंच के सशक्त हस्ताक्षर गिरीश कर्नाड के देहावसान के बारे में जानकर दुख हुआ है। उनके जाने से हमारे सांस्कृतिक जगत की अपूरणीय क्षति हुई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरीश कर्नाड के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया, गिरीश कर्नाड को सभी माध्यमों में बहुमुखी अभिनय के लिए याद किया जाएगा। उनके काम आने वाले वर्षों में लोकप्रिय होते रहेंगे। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। अधिकतर राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र का विदर्भ, हरियाणा, पंजाब, झारखंड और राजधानी दिल्ली में लू के थपेड़ों से लोग खासे परेशान हैं।
सोमवार को दिल्ली के पालम में अब तक का सबसे ज्यादा 48 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा राजस्थान के श्रीगंगानगर, चूरू में भी 48 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश के गुना में भी पारा 46 डिग्री रहा। वहीं झारखंड के बोकारो में तापमान 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में मानसून की दस्तक के बाद आने वाले कुछ दिनों में गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। और वहीं सूखे की मार झेल रहे राज्यों की समीक्षा करने के लिए मंगलवार को जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों के साथ वो बैठक करेंगे और हालात की समीक्षा की जाएगी। इन सबके बीच मौसम विभाग ने सोमवार को कहा कि अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले कुछ दिनों में गुजरात के कई हिस्सों में खासकर तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मछुआरों को अगले कुछ दिनों में समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। राज्य मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण 13 और 14 जून को सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने की संभावना है। अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र सोमवार को करीब 31 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं देश भर में अलग अलग हिस्सों के मौसम के हाल की जानकारी के साथ। नमस्कार।